जब शहर की मशहूर हस्ती और अमीर घराने की वारिस नहा रही थी तो मैं चुपके से उसके बिस्तर पर जा लेटा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मुझे कोई अनजान बदमाश समझ बैठेगी जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उस आदमी को बिस्तर और बाकी चीजों समेत बाहर फेंक दें। जैसे ही मैं रेंग कर बाहर निकलने और समझाने की कोशिश करने वाला था, बॉडीगार्ड्स ने जोर से रजाई खींची जिससे मैं लुढ़क कर फर्श पर गिर पड़ा। इसे बाहर फेंको और जल्दी करो। मैंने बिस्तर का सहारा लेकर खुद को संभाला और खड़ा हो गया। तीसरी मिस, तुम मुझे बाहर फेंकने वाली थी, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जैसे ही मेंग जियाओ को पता चला कि वह मैं हूँ, वह सन्न रह गई। उसने लगभग अपनी सबसे कीमती चीज को ही फेंक दिया था। गहरी सांस लेकर वह मेरे पास आई, मेरी सवालिया नजरों का सामना करते हुए, और मुझे गले लगा लिया। अपना चेहरा कसकर मेरी छाती से सटा लिया। उसने कमरे में मौजूद लोगों से कहा, सब लोग बाहर जाओ। बटलर, झांग और बॉडीगार्ड्स तुरंत वहां से चले गए। क्या तुम सच में मुझे अभी बाहर फेंकना चाहती थी? मैंने सब सुना। मेंग जियाओ ने मेरी कमर पर हाथ फेरा। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। मुझे पता नहीं था कि वहां तुम लेटे हो। तो क्या जियाओ जियाओ मुझसे ऊब चुकी थी? तुम्हें मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेंग जियाओ ने मेरी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह मुझे कितना मानती है। वह मुझे जाने देने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? भैया, मेरी गलती थी, ठीक है, लेकिन तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं जानता था कि मेंग जियाओ के मन में क्या चल रहा था। आखिरकार मैं उसे इतना नापसंद करता था कि जानबूझकर उसके बेडरूम से दूर रहता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसे पक्का यकीन था कि बिस्तर पर लेटा आदमी मैं नहीं हो सकता। आखिरकार कमरा जियाओ जियाओ की खुशबू से भरा हुआ था। बेशक एक और ज्यादा जरूरी वजह थी, मैं उसके साथ सोना चाहता था। मेंग जियाओ वहीं खड़ी रही और मेरी आंखों में घूर कर देखती रही। जियाओ जियाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वह एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर वह हकलाते हुए बोली, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगर आज चैन जब चाहे आ जा सके और यहाँ सो सके तो क्या मेरी इज्जत पूरी तरह से नहीं चली जाएगी? हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसका मुझे भगाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह पास आई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और सिर झुकाकर उसे देखा और एक बेचारी सी शक्ल बनाई। लेकिन अगर मैं अकेला सोऊंगा तो मुझे बुरे सपने आएंगे। आखिरकार मेंग जियाओ मान गई। उसने हार मान लेने वाली नजर से मुझे देखा, फिर अलमारी से एक तकिया निकाला और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। मैंने मन ही मन आह भरी। पिछले जन्म में मैं समझ नहीं पाया था कि जबरदस्ती का प्यार असल में क्या होता है। मैंने बेवकूफी में एक जहरीली औरत और धोखेबाज भाइयों पर भरोसा किया था, और मरने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेंग परिवार की तीसरी बेटी, जिसने हमेशा मुझे बहुत माना था, मेरी कब्र पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। अच्छी बात यह है कि मुझे नया जीवन मिला है और अब मैं बस उस औरत के साथ बच्चा चाहता हूँ जो मेरे सामने है। मैं जल्दी से लेट गया और जैसे ही मेंग जियाओ बिस्तर पर आई, मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और वह हैरान रह गई। वह जरूर सोच रही होगी कि मैं उसे गले क्यों लगा रहा हूँ। इस बार न तो मैं किसी दूसरी औरत के लिए मिन्नतें कर रहा था और न ही उसे छोड़कर जाने का कोई तमाशा कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वह ऊपर मेरी तरफ देख रही है, लेकिन मेरा होश खोने लगा। मेरी सांसें धीमी हो गईं और अनजाने में ही मैंने उस औरत को अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ लिया। मेंग जियाओ का छोटा सा हाथ अभी भी मेरी शर्ट के किनारे को पकड़े हुए था और वह काफी देर तक मुझे घूर कर देखती रही। थोड़ी ही देर में मेरा शरीर कांपने लगा। मैं फिर से अपने ही अंतिम संस्कार का सपना देख रहा था। उस सपने में एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा मुझे विदा कर रहा था। मेरी पत्नी के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं और उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, आचैन डरो मत, मैं यहीं हूँ। उसने मेरे होंठों के कोने पर धीरे से चूमा और एक अजीब सी शांति महसूस करते हुए मैं सो गया। अगली सुबह मेंग जियाओ के जागने से पहले मैं बिस्तर से उठा और नौकरों को निर्देश देने लगा, मेरे कमरे का सारा सामान तीसरी मिस के कमरे में ले जाओ। अगर मुझे अपनी पत्नी का सच में ख्याल रखना है तो हमें एक ही बिस्तर पर सोना होगा। हमारे अलग अलग कमरों में सोने का कोई कारण नहीं है। मेरी बातें सुनकर स्टीवर्ड झांग परेशान दिखे। मुझे पता था कि उन्हें चिंता थी कि कहीं मैं उनकी तीसरी मिस को चोट न पहुंचा दूं। युवा मास्टर आ चैन अक्सर तीसरी मिस को इस हद तक परेशान कर देते थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। अगर वे एक ही छत के नीचे रहते तो भारी अफरा तफरी मच जाती। इसके अलावा तीसरी मिस को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं थीं। गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर
सो नर्डर, और पिछली बार जब उन्हें दौरा पड़ा था तो उसमें शामिल बॉडीगार्ड्स या तो मारे गए थे या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बेबस दिख रहे स्टीवर्ट जांग मेंगजियाओ से निर्देश लेने गए। वह अभी अभी जागी थीं और स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाई थीं, लेकिन यह सुनकर कि मैं उनके साथ रहने आना चाहता हूं, उन्होंने कहा, अगर आचेन आना चाहते हैं तो उनकी मदद करो, बस यह पक्का करना कि उनके हाथों में चोट न लगे। आचेन के उनके साथ रहने के ख्याल से मेंगजियाओ अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। शिकारी ने आखिरकार शिकार के अपनी मर्जी से जाल में फंसने का इंतजार कर लिया था। उनकी नजर में मैं खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गया था। जैसे ही स्टीवर्ट झांग कुछ चेतावनी देने वाले थे, उन्होंने दृढ़ता से कहा, आचेन ऐसा नहीं करेंगे। मैं घर पर अकेला रह गया और सोचने लगा कि आगे क्या करूं। तभी लू परिवार से एक फोन कॉल आया। मैंने माथे पर बल डाला। लू चे की आवाज में बेचैनी थी और मुझ में, जो सिर्फ नाम का उनका बेटा था, जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लिंग चेन, जल्दी करो और 100 को बाहर निकालो। मेरा बेचारा 100, पता नहीं अभी उसका क्या हाल होगा। यह सब उस मनहूस लिंग चेन की गलती है। जिस प्यारे बेटे की वह बात कर रहे थे, वह लू 100 था, जो लू परिवार की दौलत का वारिस था। जहां तक मेरी बात है, मैं तो बस उनका गोद लिया हुआ बेटा था। गोद लिया हुआ बेटा सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन असल में मैं नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। कुछ महीने पहले ही जब लू छे का बिजनेस डूब गया था, तो उन्होंने मुनाफे के लिए मुझे एक 80 साल की बुढ़िया को बेचने की कोशिश की थी, जिसे पेशाब पर काबू न रहने की बीमारी थी। मेंग ज्यों ही मुझे पहाड़ी वाले विला में वापस लाई थी और मुझसे लू यिबाई को बचाने के लिए कहा था। हाँ, मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन तीसरी मिस मेरी बात नहीं सुनती थी। मैं क्या करता? पिछले जन्म में लू यिबाई ने ही कार एक्सीडेंट में मुझे मारा था और यहाँ मुझसे उसे बचाने के लिए कहा जा रहा था। मेरी तो यही इच्छा थी कि वह वहीं मर जाए। फोन पर शांगवान की दहाड़ती हुई आवाज आई, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे तुम्हें घुटने टेक कर मेंगजियो के पैर ही क्यों न छूने पड़े, तुम्हें यिबाई को बाहर निकालना ही होगा। लिन चेन, भूलो मत, यिबाई घर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि तुम हो। मैं कैसे भूल सकता था? लू यिबाई ने ही मुझे फंसाया था, मेंगजियो को चोट पहुंचाई थी और फिर दिखावे के लिए मेरे साथ भागने में मदद की थी, लेकिन मेंगजियो ने हमें वापस खींच लिया था। मेंगजियो बहुत गुस्से में थी। उसने लू यिबाई और उस कमीनी औरत जियांग को पकड़ लिया था और दोनों को बहुत टॉर्चर किया था। लिन चेन, जल्दी करो और यिबाई को घर लाने का कोई तरीका ढूंढो। मेरी बात सुन रहे हो ना? उस हुक्म चलाने वाला लहजा सुनकर मैंने मजाक उड़ाया। अगर वह मौत को दावत देने पर तुला था तो उसे कोई नहीं बचा सकता था। चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यिबाई को तकलीफ में देख सकते हो? तुम बेरहम, एहसान फरामोश इंसान हो। मैंने तुरंत फोन काट दिया और मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैं लू यिबाई को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे लू परिवार से इसकी भारी कीमत वसूलूंगा। क्या लिंग चेन, वह आदमी तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहना चाहता है? बिल्कुल नहीं। तीसरी बहन, तुम्हें उस आदमी की बकवास पर जरा भी यकीन नहीं करना चाहिए। वह तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कह रहा है। पक्का? मेंगजियाओ की आंखें और भी ठंडी हो गईं। तीसरी बहन, खुद को धोखा देना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि लिंग चेन जैसा आदमी कैसी कैसी चालें चल सकता है। गु नियान को साफ याद था। 3 महीने पहले लिंग चेन ने खिड़की से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ा गया और उस दौरान उसने जियाओ के हाथ पर चाकू से वार किया था। फिर बस 1 महीने पहले लिंग चेन ने एक चूहा पकड़ा और उसे जियाओ के बेडरूम में छोड़ दिया। जिन महीनों में लिंग चेन वहां रह रहा था, मेंगजियो ने उसके साथ बहुत नरमी बरती थी। चाहे उसने उसे कितना भी दुख पहुंचाया हो, उसने कभी किसी और को उस पर हाथ नहीं उठाने दिया। यहाँ तक कि जब उसने उसे इतना गुस्सा दिला दिया था कि उसे मेडिकल तकलीफें हुई, तब भी उसका पहला ख्याल उसे बचाने का ही था। गु नियान को यह समझ नहीं आ रहा था, लिंग चेन जैसे आदमी को तीसरी युवा मालकिन से इतना अच्छा बर्ताव पाने का क्या हक था। तीसरी बहन, वह वही पुरानी चाल चल रहा है। तुम्हें लुभाने के लिए अपनी शक्ल सूरत का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार जब तुम उसके प्यार में पड़ जाओगी तो वह बिना सोचे समझे तुम्हें छोड़ देगा। मेंगजियाओ बस चुपचाप बैठी रही। चुप हो जाओ। गु नियान शायद और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेंगजियाओ ने उसे तीखी ठंडी नजरों से देखा। एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो, और तुम अफ्रीका में डॉक्टर के तौर पर काम करने जा सकती हो। ए चेन का मकसद चाहे जो भी हो, जब तक वह मेरे करीब आना चाहता है, मैं उसे पूरी दुनिया दे दूंगी। पहाड़ी विला में वापस आकर मैं आंगन में अकेला बैठा था। मेरा दिमाग उलझन में था। मैंने पूरे दिन इंतजार किया था, लेकिन जियाओ की एक झलक भी नहीं मिली। मैंने हाउसकीपर झांग से पूछे बिना नहीं रह सका। तीसरी मिस असल में कब वापस आ रही हैं? तीसरी मिस अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगी।
यह अस्पष्ट जवाब सुनकर मैंने विला के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स की ओर देखा। वे कुछ लोग मुझे रोक नहीं सकते थे। मैं जब चाहूं जा सकता था। पिछले जन्म में मैंने इस डर से जाने की हिम्मत नहीं की थी कि मेंग जियाओ लू परिवार को निशाना बनाएगी, लेकिन असल में मेरी लड़ने की काबिलियत को देखते हुए वे 10 बॉडीगार्ड मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैंने कुछ सेकंड तक मुख्य गेट की ओर देखा। तभी एक बेंटले धीरे धीरे अंदर आई। वह जानी पहचानी शालीन आकृति कार से बाहर निकली। मैं तुरंत मुस्कुराया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। तुम वापस आ गई। इससे पहले कि मेंग जियाओ कुछ कर पाती, मैंने मजबूती से उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल दिया। मैंने नीचे देखा और पाया कि उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। एचएन मुझे फिर से गले लगा रहा है एंड उसने ही पहल की है। इससे उसे उस रात की घटना याद आ गई। उस रात जब मेंग जियाओ बेडरूम में लौटी तो मैं एक बुरे सपने में फंसा हुआ था। वे तूफानी रात थी जिसमें बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। एक ठंडे सुनसान कब्रिस्तान में मेंग जियाओ दर्द से कराहते हुए मेरी कब्र के पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठी थी। सपने में मैं बहुत ज्यादा डर से घिरा हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि मेंग जियाओ ठीक बिस्तर के पास खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी नजरें ठंडी और तीखी थीं। उसकी उंगलियों के पोर कांप रहे थे और होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। अचानक डर के मारे मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं और मेंग जियाओ को देखा, मैंने बिना सोचे समझे उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे ऐसे लिपट गया जैसे वह मेरी जिंदगी की डोर हो। मेंग जियाओ का शरीर तुरंत अकड़ गया। फिर उसने धीरे से मुझे गले लगाया। क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? हाँ, बहुत डरावना। जियाओ जियाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। दाचेन, डरो मत। चाहे मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेंग जियाओ ने मुझे शांत करने के लिए धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। फिर मेरे चारों ओर कंबल अच्छी तरह लपेट दिया। मैंने उसे बनावटी दयनीय भाव से देखा। मुझे अकेले सोने में डर लगता है। कैसा रहेगा अगर मैं कल तुम्हारे लिए एक थेरेपिस्ट बुलाऊं? मैं तो अवाक रह गया। क्या सोते समय मुझे बस गले लगाना इतना मुश्किल था? वह कितनी नासमझ थी। मेरे नाराज चेहरे को देखकर मेंग जियाओ को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कहा। उसने बस झिझकते हुए पूछा, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहूं? उसने शेल्फ से एक किताब निकाली। शुरू में यह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, बस आम कहानियां और किस्से। लेकिन किसी मोड़ पर कहानी का अंदाज अजीब हो गया। बहुत समय पहले एक भोला भाला नेक दिल विद्वान था जो बाहरी दुनिया की धोखेबाजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। अपनी पत्नी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह आखिर में एक चालाक आत्मा के धोखे में आ गया जिसने उसके पैर चुरा लिए। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। यह कैसी कहानी थी? अब मुझे समझ आया। मेंग जियाओ जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह मेरे भागने के किसी भी ख्याल को शुरू में ही खत्म कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि मुझे पता चले। यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, कभी नहीं। अगर बात नहीं मानी तो पैर खोदोगे। मैं अब और नहीं सुन रहा था। मैं बस सोना चाहता था। अगर मैं ऐसी कहानियां सुनता रहा तो मुझे मानसिक सदमा लग जाएगा। मैंने कंबल अपने सिर पर खींच लिया। ऐसी कहानी सुनने से मुझे सदमा लगना तय था। अगले दिन मैं लिविंग रूम में बैठा था, बोर हो रहा था और ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, भाई, आखिरकार मुझे तुम मिल ही गए। मैंने ऊपर देखा तो लू यिबाई विला में तेजी से अंदर आ रहा था और सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ते देखा, मेरी नजरें तुरंत ठंडी पड़ गईं। तो हम फिर मिल रहे हैं, लू यिबाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी शिकायतें बताने लगा। मैंने पहले तुम्हें भागने में मदद की थी, लेकिन मैं तीसरी मिस के लोगों के हत्थे चढ़ गया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। मेंग जियाओ एक शैतान है। उसने न सिर्फ मुझे कैद किया बल्कि सिस्टर जियांग जियांग को भी बेरहमी से पिटवाया। वह एक बेरहम नागिन है जो कुछ भी क्रूरता कर सकती है। जैसे जैसे लू यिबाई मेरे कान में बड़बड़ाता रहा, मैंने तिरछी नजर से उसे देखा। यह सोचकर कि मेरी नजर का मतलब है कि मैं मेंग जियाओ से नफरत करता हूँ, उसने और भी जोर देकर कहा, भाई, तुम्हें अंदाजा नहीं है, सिस्टर जियांग जियांग को इतना प्रताड़ित किया गया है कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। मेंग जियाओ बेरहम है। तुम्हें सिस्टर जियांग जियांग को बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। मैंने त्योरियां चढ़ाई। हालांकि मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अभी तक मरी क्यों नहीं? लू यिबाई वहीं ठिठक गया। भाई, तुम क्या कह रहे हो? वो जियांग जियांग दीदी हैं। तुम बस खड़े होकर उन्हें काल कोठरी में बंद कैसे देख सकते हो? मैंने सोच समझकर उसे देखा। सच में मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस कमीने को इतनी आसानी से छोड़ दूं, सिर्फ जेल में डालना काफी नहीं है। इसी बीच कमरे के बाहर गु नियन नियन ने मेंग जियाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। तीसरी दीदी देखो, लिंग चेन आखिरकार अपना असली रूप दिखा रहा है।
जहां वे खड़ी थीं, वहां से उन्हें लिविंग रूम का नजारा साफ दिख रहा था। उसने चुपके से लू यिबाई को काल कोठरी से बाहर निकाला और विला में ले आया। मैं लिंग चेन का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। मैंने कहा था ना कि लिंग चेन इतने समय से तुम्हें धोखा दे रहा था। वह बस नाटक कर रहा था। वह बस यही चाहता था कि तुम उस आवारा औरत को छोड़ दो। गुनियनियन के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया हो। तीसरी छोटी मालकिन को साथ लाने पर उसे मन ही मन संतुष्टि महसूस हो रही थी। इस बार उसने ठान लिया था कि वह तीसरी छोटी मालकिन को लिंग चेन का असली रूप दिखाएगी। मेंग जियाओ वहीं जम गई और उसके आसपास का माहौल ठंडा और तनावपूर्ण होता जा रहा था। क्या सच में आ चेन मुझे धोखा दे रहा था? अगर मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मुझे हवा में छिपी जानलेवा नियत का अंदाजा नहीं हुआ था। पिछले जन्म में मेंग जियाओ ने लू यिबाई और जियांग जियांग को जाने देने के लिए तभी हामी भरी थी जब मैंने आत्महत्या की धमकी दी थी। इस जन्म में मैंने उनके लिए कोई गुजारिश नहीं की थी। फिर भी जियाओ जियाओ ने लू यिबाई को अंदर आने दिया था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आए थे। इसीलिए मैं इस कमीने और उस बदचलन औरत को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। भाई बस मुझे विला में रहने दो। जब तीसरी मिस मुझ पर फिदा हो जाएंगी और ऊब जाएंगी तो वे अपने आप तुम्हें मिस जियांग के साथ फिर से मिलने देंगी। मैंने नाक सिकोड़ी। कितना प्यार करने वाला छोटा भाई था वह। लू यिबाई ने कुर्बानी देने का नाटक किया। भाई तुम्हारी भविष्य की खुशी के सामने थोड़ी बहुत तकलीफ क्या मायने रखती है? जब तक तुम और जियांग जियांग साथ भाग सकते हो, मैं यहाँ रहने और तुम्हारे लिए सारा दर्द सहने को तैयार हूँ। दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में खड़ी मेंग जियाओ का चेहरा और भी ठंडा और बेपरवाह लग रहा था। आचेन, क्या तुम मुझे लुभाने के लिए फिर से कोई आदमी ढूंढ रहे हो? उसने तंज कसते हुए बुदबुदाया। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आचेन मुंह जैसी की कोई परवाह नहीं करता। मुझे चुप देखकर लू यिबाई ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, जब तीसरी मिस वापस आए तो भूख हड़ताल कर देना ताकि वह मुझे आधिकारिक तौर पर रहने की इजाजत देने पर मजबूर हो जाए। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूख हड़ताल? यह तो बहुत घटिया चाल है। यिबाई ने आगे कहा, या शायद मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए। इस तरह तुम्हारी लाश हमेशा यहीं रह सकेगी। इससे पहले कि लू यिबाई कुछ कर पाता, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका गला कसकर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठा लिया। उसने अपने पैर पटके और पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मेरी नजर में उसकी ताकत चींटी जितनी मामूली थी। आसपास खड़े नौकर यह सब देखकर हैरान रह गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर बीच बचाव करे। गुनयाननियान दूसरी मंजिल के हॉलवे में बेचैनी से टहल रही थी और घबराहट में अपना सिर खुजला रही थी। ये दोनों आदमी अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? क्या उन्हें साथ मिलकर भागने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी? जिस बात ने उसे अंदर तक डरा दिया वह थी मेरी आंखों में दिख रही जान लेने की नीयत। मैं सचमुच उसे मारने ही वाला था। दूसरी ओर मेंग जियाओ पूरी तरह शांत थी, यहाँ तक कि उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान भी थी। जब लू यिबाई का दम घुटने ही वाला था, मैंने अचानक अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह गीले कपड़ों के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। मैंने लापरवाही से देवदार के पेड़ों की छंटाई करने वाली तेज कैंची उठाई। तीसरी मिस को ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं जो बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे हुलिये में तुम उन्हें कैसे रिझाओगे? क्यों न मैं ही तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। मेरे इतना कहते ही मैंने कैंची पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लू यिबाई के पैर में अचानक एक तेज चुभने वाला दर्द हुआ। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चीखते हुए पीछे हटने लगा। नहीं, पास मत आओ। हाथ में कैंची लिए मैं एक एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम तीसरी मिस के साथ नहीं रहना चाहते थे? तो फिर छिप क्यों रहे हो? पिछले जन्म में लू यिबाई ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगवाई थी। मुझे बचाने की कोशिश में मेंग जियाओ अपाहिज हो गई थी और उसे अपनी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर बितानी पड़ी थी। उन बर्बाद पैरों के बारे में सोचकर ही मेरा दिल ऐसे दुखने लगता था जैसे कोई तेज धार वाला ब्लेड बार बार उसके अंदर घूम रहा हो। इसीलिए इस जन्म में मैं सबसे पहले लू यिबाई को अपाहिज बनाऊंगा। अपनी जियाओ जियाओ का बदला अपने हाथों से लूंगा। विला के नौकर सदमे में जम गए थे। उन्हें बेबसी से यह सब देखना पड़ा कि कैसे लू यिबाई का पैर खून से लथपथ और बुरी तरह कुचल गया। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा और दहशत फैल गई।
मेंग जियाओ बाहर से अंदर आईं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आचेन, अच्छे बच्चे बनो, पहले कैंची नीचे रखो, ध्यान रखना कहीं खुद को चोट न पहुंचा लो। मैंने उस औरत की ओर देखा। उसकी गहरी काली आंखों में नफरत भरी थी। लू यिबाई ने मौके का फायदा उठाकर खुद को पीड़ित दिखाया। भाई, सिर्फ इसलिए कि पिछली बार मैं तुम्हें भागने में मदद नहीं कर पाया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और मुझसे नाराज क्यों हो? उसने मेंग जियाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, मेरे भाई को बस बहन जियांग जियांग की बहुत याद आ रही है। प्लीज उन्हें दोष मत दीजिए। उन्होंने मुझ पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि वे कुछ पल के लिए आपा खो बैठे थे। मैंने उसे गुस्से और बेरुखी से देखा। भले ही मेरी जांघ से खून बह रहा था, लू यिबाई जिद करके वहां से नहीं जा रहा था। आखिरकार पहाड़ी विला में रुकने और मेंग जियाओ को रिझाने का यही उसका एकमात्र मौका था। घाव को पकड़कर वह कराहने लगा। तीसरी मिस, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी घिनौनी हरकतें देखकर मुझे कल रात का खाना उल्टी करने का मन करने लगा। अपना मुंह बंद करो। बेशर्मी से मेरी तीसरी मिस को रिझाने की कोशिश करना बंद करो। मेरी बात सुनकर मेंग जियाओ का शरीर अनजाने में कांप उठा। मेरी तीसरी मिस, उसकी नम आंखों में गहरा अविश्वास था। क्या वह आखिरकार मान रही थी अपने ही शब्दों में कि मैं उसका हूँ? मेरी नजर मेंग जियाओ पर पड़ी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अरे नहीं, मैंने अभी अभी इतनी हिंसा और क्रूरता दिखाई। क्या मैंने उसके सामने अपनी बनाई हुई छवि पूरी तरह खराब कर दी? मैं घबराहट में मुड़ा, चिंता में अपने होंठ भींचे। जियाओ जियाओ, मेरा सच में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मेंग जियाओ की आंखों में प्यार और अपनापन छलक आया। तो मुझे बताओ आचेन, इसके पीछे क्या वजह थी? वह इसी विला में रहने की जिद कर रहा था और जानबूझकर तुम्हें मुझसे नफरत कराने की कोशिश कर रहा था। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि कोई और तुम्हें पाने की चाहत रखे। तुम मेरी हो और कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता।